ब्रेस्ट कैंसर के केसेस कुछ बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इनिशियली जो ब्रेस्ट कैंसर था वो जो फीमेल्स हैं उनके अंदर नंबर 4 और नंबर 5 पे आता था। नाउ इट इज नंबर 1 डिसीज। सो ब्रेस्ट कैंसर एक ये जो शब्द है ना, ये सुनते ही मन में एक डर सा लगता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप घबराइए मत। ऑफ कोर्स आप घबराएंगे अगर किसी के साथ भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप साथ में ये चीज की संतुष्टि रखिए कि इसका ट्रीटमेंट हो जाए। बहुत ही यंग जनरेशन में भी हम ये केसेस देखते हैं, ऐसा क्यों? ज्यादातर जो इतने यंग एज के अंदर देखा जाता है वो जेनेटिक का उसमें चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब, अब सिम्टम्स की अगर हम बात करें, मोस्ट कॉमन जो इसके अंदर प्रेजेंटेशन होती है वो पेनलेस लंप, जिसको हम कहते हैं कि जिसके अंदर की दर्द नहीं होता, वो बगल में या ब्रेस्ट के अंदर। हम इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं, रेडिएशन से हमें कैंसर हो सकता है, तो ये एक मिथ है। देखिए, इसके दो पार्ट्स हैं। रेडिएशन की वजह से कैंसर होता है, हाँ, रेडिएशन की वजह से कैंसर होता है, लेकिन मैमोग्राफी की वजह से कैंसर होता है नहीं। तो बायोप्सी करने से अगर हम सुई को चुभा रहे हैं तो इससे भी कैंसर जो है आपके पूरे शरीर में फैल सकता है। कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें -0% सच्चाई है। सो बायोप्सी से कैंसर फैलता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर में होने वाला एक छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी बचा सकता है, तो क्या आप उस पर ध्यान देंगे? हम अक्सर सोचते हैं कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता, क्योंकि हम माँ हैं, बहन हैं, बेटी हैं। हम सबके लिए मजबूत रहना जरूरी होता है, लेकिन मजबूत होने का मतलब ये नहीं कि हम अपने शरीर की आवाज को अनसुना कर दें। आज का एपिसोड किसी डर को बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि उस डर से बाहर निकलने के लिए है। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर की। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल्स नोएडा, और आज हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर पवन मलिक, जो एक ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम इन आवर फेलिक्स टॉक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आजकल हम बहुत न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं ब्रेस्ट कैंसर के केसेस कुछ बहुत ही तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। हमारे भारत में इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है ये? बिल्कुल आपने ठीक कहा। इनिशियली जो ब्रेस्ट कैंसर था वो जो फीमेल्स हैं उनके अंदर नंबर 4 और नंबर 5 पे आता था। नाउ इट इज़ नंबर 1 डिसीज, नंबर 1 कैंसर इन द फीमेल्स। सिर्फ इंडिया में नहीं, इन एंटायर वर्ल्ड। बेसिकली ये वेस्टर्नाइजेशन जो इंडिया में जो कल्चर वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है, कुछ फैक्टर्स उसकी वजह से भी हैं, बिकॉज ऑफ चेंजेस ऑफ लाइफस्टाइल। लोगों का लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुआ है। वी आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड विद द वेस्टर्न कल्चर, और वेस्टर्न जो है अब वो इंडियन कल्चर को अपना रहा है। सो सीए ब्रेस्ट के अंदर बहुत सा कैंसर, सीए ब्रेस्ट मीन्स जो ब्रेस्ट का कैंसर है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि लाइफस्टाइल के साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे ओबेसिटी, आजकल लेट शादियां करते हैं बच्चे। एवरीबडी फोकस ऑन देयर कैरियर, तो सबको लगता है पहले करियर को अपन सेटल करते हैं, देन शादी करेंगे, देन बच्चे उससे भी डिले होते हैं। तो जितना भी आप डिले करते हैं प्रेगनेंसी को, तो जो ब्रेस्ट होता है इट्स एन हार्मोनल ऑर्गन, तो जितना हार्मोन का एक्सपोजर ब्रेस्ट पे रहेगा उतने ही चांसेस जो होते हैं वो मेलिग्नेंसी के इंक्रीज हो जाते हैं। एंड मोर ओवर बिकॉज ऑफ इनफर्टिलिटी ऑल्सो, इतना ज़्यादा हार्मोनल ट्रीटमेंट पेशेंट्स को लेना पड़ता है। इनफर्टिलिटी पहले इतना कॉमन नहीं था। बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स अब इनफर्टिलिटी भी डिले हो गया है, और पेशेंट्स को हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज लेने पड़ते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है कैंसर डेवलप होने में। सो ब्रेस्ट कैंसर, एक ये जो शब्द है ना, ये सुनते ही मन में एक डर सा लगता है। तो क्या आप आज हमें एक आसान भाषा में समझाएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर आखिर होता क्या है, और क्या हर कोई लंप जो ब्रेस्ट में होता है क्या वो कैंसरस है? देखिए, बड़ी ही एक नेचुरल सी चीज़ है कैंसर। अपने आप में एक नाम सुन के ही किसी भी इंसान के साथ अगर वो शब्द जुड़ जाएगा तो वो घबरा ही जाएगा। दैट्स ए वेरी नेचुरल थिंग, राइट, है ना। बट मैं आपको कुछ चीज़ें ये बताना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर का जो प्रोग्नोसिस है वो सभी कैंसर्स में से सबसे अच्छे प्रोग्नोसिस के अंदर आता है। बेसिकली प्रोग्नोसिस देखा जाता है कैंसर का 5 ईयर सर्वाइवल के हिसाब से। सो ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइवल जो 5 ईयर सर्वाइवल है वो 5
जो 5 ईयर सर्वाइवल है दैट इज मोर देन 95%, जो आज की डेट में हमारे पास डाटा है। कैंसर बेसिकली क्या होता है? कैंसर होता है जो नॉर्मल हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं उनकी अगर ग्रोथ ज्यादा हो जाए और उनके ऊपर कोई कंट्रोल ना रहे ग्रोथ के ऊपर, सो वो ग्रोथ कंटिन्यू करती रहते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं, वो एक बड़ा सा ट्यूमर या गांठ बना लेते हैं। और वो जो गांठ होती है वो एक जगह पे सीमित भी रह सकती है या वो किसी और जगह पे भी जा सकती है, जिससे कि हमें बताते हैं कि स्टेज क्या है पेशेंट की बीमारी का। लेकिन आज की डेट में विद दी लॉट ऑफ एडवांसमेंट हमारे पास बहुत अच्छे कीमोथेरेपी है, बहुत ही अच्छी सर्जिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है हमारे पास इंडिया के अंदर। वी हैव टारगेटेड थेरेपीज, हमारे पास इम्यूनोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है। विद ऑल दीज फैसिलिटीज जो हमारा प्रोग्नोसिस है वो बहुत अच्छा हो गया है। सो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप घबराइए मत। ऑफ कोर्स आप घबराएंगे अगर किसी के साथ भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप साथ में ये चीज की संतुष्टि रखिए कि इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। आप इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। एक ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल्स हैं, उन ट्रीटमेंट को प्रोटोकॉल्स को अगर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे, आप इस बीमारी से बहुत ही आराम से बाहर निकल सकते हैं और आप अपनी एक एब्सोल्युटली नॉर्मल और लॉन्ग और हेल्दी लाइफ आप उसके बाद जी सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक आम सोच है सबके मन में, ऐसा लगता है कि बीमारी जब भी होगी शायद 50 से 60 साल की उम्र के बाद होगी। लेकिन रिसेंटली हमारे पास एक केस आया था जो द गर्ल वाज जस्ट 28 years old, राइट, सो डायग्नोज विद द ब्रेस्ट कैंसर। सो ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? बहुत ही यंग जनरेशन में भी हम ये केसेस देखते हैं, ऐसा क्यों? मैम, आपने मुझे बताया 28 ईयर, आई विल टेल यू, मेरी अभी एक पेशेंट है वो इज 18 ईयर, जिसको कि बायलेटरल ब्रेस्ट कैंसर है, जिसको दोनों ब्रेस्ट में कैंसर है। सो आई विल टेल यू वंस अगेन, दिस इज वेस्टर्नाइजेशन ऑफ कोर्स। देयर आर फ्यू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हम अभी भी स्टडीज कर रहे हैं, लेकिन इट इज मोर ऑफ बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, लाइफस्टाइल डिसीजेस, hormonal factors, and yes, some way it is genetic also. जो ज्यादातर जो इतने यंग एज के अंदर देखा जाता है वो जेनेटिक का उसमें चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, बट अदरवाइज बिकॉज ऑफ ऑल दीज इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो हमारा जो कल्चर चेंज हो रहा है, जो हमारी हैबिट्स चेंज हो रही हैं, एंड देन अगेन दे इज पॉल्यूशन। ऑफ कोर्स वी कांट डॉक्यूमेंट इट एज ऑफ नाउ, हमारे पास इसके ऊपर कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कोई अभी सब रिसर्च वर्क चल रहा है कि पॉल्यूशन कितना उसको अफेक्ट करता है। अडल्ट्रेशन इन फूड, सी वेस्टर्न के अंदर जो अडल्ट्रेशन को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है, लेकिन आज भी इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो हर चीज़ के अंदर अडल्ट्रेशन बहुत कॉमन हो चुका है। सो ये भी कुछ ऐसे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं प्रोबेबली जो कि इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ ब्रेस्ट में कोई गांठ बन गई, तो क्या इसके अलावा भी कुछ और सिम्टम्स हैं जो आप हमें आज एक्सप्लेन कर पाएँ? बिल्कुल। हालांकि ब्रेस्ट कैंसर जो मेनली प्रेजेंट करता है वो ब्रेस्ट में एक गांठ की तरह ही प्रेजेंट करता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर वो बगल में भी गांठ, एक्जिला जिसको हम कहते हैं, एक्जिला में भी गांठ की तरह आ सकता है। उसके अलावा पेशेंट्स को निप्पल से डिस्चार्ज हो सकता है, जिसमें कि ब्लडिश कलर, जो ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होता है। उसके अलावा पेशेंट को वेरी रेयरली पेशेंट को पेन होता है। सबसे बुरी बात कैंसर की ये भी है कि वो प्रेजेंट पेन के साथ नहीं करता। और जो पेशेंट्स हैं, ये रिसर्च किया गया था, तो जब देखा गया कि पेशेंट्स बेसिकली इन जनरली पेशेंट्स हॉस्पिटल में कब आते हैं, मैक्सिमम पेशेंट्स दे कम विद द पेन। जब तक पेशेंट को दर्द नहीं होता, पेशेंट को लगता है ये इस चीज का कोई बहुत ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, तो पेशेंट उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। सो हालांकि मोस्ट कॉमन जो इसके अंदर प्रेजेंटेशन होती है वो पेनलेस लंप, जिसको हम कहते हैं कि जिसके अंदर की दर्द नहीं होता, वो बगल में या ब्रेस्ट के अंदर आता है। डॉक्टर साहब, बात करते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन की। अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि आप खुद सबसे बड़े डॉक्टर हैं, तो आप अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें। सो व्हाट इज द टेक्निक टू डू द सेल्फ एग्जामिनेशन? देखिए, दो मैं आपको बताता हूँ, आजकल तो अब AI और चैट GPT का ज़माना चल रहा है। सो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो ऑलरेडी गूगल के ऊपर और चैट GPT पे सब पढ़ के आते हैं। बट ये चीज़ें हैं, मुझे लगता है जो पेशेंट्स को गूगल करना चाहिए, यूट्यूब पे देखना चाहिए, चैट GPT देखना चाहिए। लोग इसको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को इंडिया के अंदर
बहुत ही लाइटली और ऐसे लिया जाता है कि इससे कुछ फायदा नहीं होगा। हालांकि अगर इसको रूटीनली और रिलीजियसली किया जाए सो 50 to 60% कैंसर पेशेंट खुद डिटेक्ट कर सकते हैं एट ए वेरी अर्ली स्टेज। यूके के अंदर 91% के पेशेंट्स जो प्रेजेंट करते हैं वो विद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और स्क्रीनिंग मैमोग्राफी पे करते हैं। विद एडवांस स्टेजेस उन्होंने वो जो हमारे पास इतने एडवांस केसेस आते हैं वो उन्होंने देखे ही नहीं होते डॉक्टर्स ने वहां पर, क्योंकि वहां पर पेशेंट्स बहुत अर्ली उसमें प्रेजेंट करते हैं बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ। उनको पता है कि कैसे इस चीज से हम बच सकते हैं। और अगर पेशेंट सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेगा, अर्ली स्टेज पे ट्रीटमेंट लेगा, सो पेशेंट का क्योर रेट उतना ही बढ़ जाता है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना बहुत ही आसान है। उसको 2 पोस्चर्स में बेसिकली किया जाता है। जब भी मेंसेस आते हैं फीमेल्स में, जो प्री मेनोपॉजल पेशेंट्स होते हैं जिनमें भी मेंसेस चल रहे हैं, उनमें अप्रोक्सीमेटली 1 हफ्ते के बाद, मेंसेस खत्म होने के 1 हफ्ते के बाद उनको एग्जामिनेशन करना चाहिए। और ये आप महीने में 2 महीने में एक बार करेंगे तो भी चलेगा। आपको मिरर के सामने खड़ा होना है, आपको अपने हाथ स्ट्रेट रखना है, साइड में करना है एंड देन सर के ऊपर लेके जाना है। सो उससे आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि जो आपकी दोनों ब्रेस्ट हैं उनकी एनाटमी दोनों की सेम है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि ऐसा हैंड्स अप करने पे जो है एक निप्पल का लेवल ऊपर हो गया है, एक का लेवल नीचे हो गया है, या ऐसा ऊपर करने से या हाथ साइड में करने से कोई लंप ऐसा प्रोमिनेंट हो रहा है, या उनको बगल में कुछ गांठ महसूस हो रही है, या उनको ये जो क्लेविकल बोन बोलते हैं इसके ऊपर कोई गांठ महसूस हो रही है। पहला इंस्पेक्शन करने के बाद दूसरी चीज आती है पैल्पेशन। पैल्पेशन के अंदर आपको पैल्पेट करना होता है, नॉट विद द पाम, not with the tip of the fingers. They have to examine with this flat part of these fingers, right. क्योंकि इनके अंदर maximum sensory supply होता है। Okay. So they have to examine either in clockwise direction or in anti-clockwise direction. Right. एक लेवल से शुरू करके पूरा ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है, निप्पल को एग्जामिन करना है, निप्पल को प्रेस करके देखना है उसमें से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, साथ में बगल की गांठों को एग्जामिन करना है फ्लैट से ही, एंड देन गर्दन के ऊपर, क्लेविकल के ऊपर। ये पूरा एक ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन है। सिमिलरली दूसरी ब्रेस्ट में करना है। पेशेंट्स, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो पोस्ट मेनोपॉजल होते हैं, स्पेसिफिकली जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं, वो ये एग्जामिनेशन लेट कर भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बात की अभी मैमोग्राफी की, तो बहुत सारे लोग एक कंफ्यूजन लेके अपने दिमाग में बैठे हैं कि मैमोग्राफी का मतलब है कि अभी तो हमें कुछ नहीं है, हम इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं, रेडिएशन से हमें कैंसर हो सकता है। तो ये एक मिथ है, इसके बारे में आप क्या बताएं? बिल्कुल मैम, ये एक देखिए, इसके 2 पार्ट्स हैं। रेडिएशन की वजह से कैंसर होता है, हाँ, रेडिएशन की वजह से कैंसर होता है, लेकिन मैमोग्राफी की वजह से कैंसर होता है नहीं, इट्स ए मिथ। रेडिएशन का एक डोज होता है जो नॉर्मली हम लोग ओटी में काम करते हैं, हम लोग रेडिएशन से रेगुलरली एक्सपोज होते रहते हैं, हमें सियाम में काम करना पड़ता है। सो देयर इज ए परमिसिबल डोज, एक बॉडी जो कि जिस रेडिएशन को टॉलरेट कर सकती है, हमारी बॉडी उसको ओवरकम कर लेती है। एक एक्सेसिव डोजेज होने के बाद उसका नुकसान होता है। मैमोग्राफी के अंदर आजकल तो वैसे भी कॉन्ट्रास्ट एनहांस मैमोग्राफी एंड इतनी एडवांस्ड मैमोग्राफी आती है कि जिनके अंदर रेडिएशन ऑलमोस्ट ना के बराबर ही होता है। सो मैमोग्राफी से कैंसर होगा, ये बिल्कुल मिथ है, ये बिल्कुल मिथ। बिल्कुल लोगों को अपने दिमाग से इस चीज को निकाल देना चाहिए। एंड मैमोग्राफी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई टेल यू मैम, इन वेस्टर्न कंट्रीज स्क्रीनिंग मैमोग्राफी इज मैंडेटरी। इंडिया के अंदर हम उसको मैंडेट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हमारे पास लोग ज्यादा हैं। सो अगर हम उनको मैमोग्राफी को सबके लिए, हालांकि जो एजुकेटेड लोग हैं, दोज हु आर सेल्फ अवेयर, वो अपना हमेशा मैमोग्राफी करवाते हैं ईयरली और 2 ईयरली, लेकिन अगर हम मैंडेट कर देंगे उसको तो वो हमें लगता है शायद वो हमारे जो पेशेंट्स हैं उन तक भी वो इन्वेस्टिगेशंस नहीं पहुंच पाएगी। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद हैं, तो अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो कोई दूसरे के ऊपर आप डिपेंडेंट भी नहीं हो सकते। यू कांट क्वेश्चन एनीबडी एल्स कि ये मुझे बताया नहीं गया। यू शुड बी सेल्फ अवेयर कि आपको अपने लिए किन किन चीजों के लिए ध्यान रखना है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, और 40 साल के बाद साल में 1 या 2 साल में एक बार मैमोग्राफी इज वेरी मच इंडिकेटेड। उनके अंदर ये और भी ज्यादा इंडिकेटेड हो जाती है जिनकी फैमिली के अंदर ब्रेस्ट या ब्रेस्ट से रिलेटेड कैंसर, जैसे ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, यूट्राइन कैंसर्स,
या कोलोनिक कैंसर्स, अगर ऐसी कोई हिस्ट्री है अगर उनकी, ऐसी हिस्ट्री घर yes, पे है तो उनको तो ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए इस चीज़ के लिए। ओके। अब अगर हम मिथ्स की बात कर रहे हैं तो सर एक और मिथ की बात करना चाहूंगी मैं। लोगों को एक और मिथ है कि अगर हम बायोप्सी कराएंगे Okay. तो बायोप्सी करने से अगर हम सुई को चुभा रहे हैं तो इससे भी कैंसर जो है आपके पूरे शरीर में फैल सकता है। कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें -0% सच्चाई है, आई वुड से। एंड ये जो आपने मुझे बातें बताई हैं, ये हम लोग डेली फेस करते हैं। जो पेशेंट्स आते हैं, एंड स्पेसिफिकली जो थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, दोज हु आर नॉट वेरी मच एजुकेटेड, उन लोगों, ये वही बातें होती हैं, मिथ्स होते हैं ना, ये बहुत जल्दी फैलते हैं। एजुकेटेड चीजें लोग बहुत कम टाइम में एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए हम डॉक्टर साहब चाहते हैं कि आज आप फेलिक्स टॉक्स के माध्यम से ये सारे जो है ये मिथ्स जो हैं ये क्लियर कर दीजिए हमारे व्यूअर्स मतलब के लिए। इट्स ए ह्यूमन टेंडेंसी कि हमें बुरी चीजें बहुत जल्दी से हम पकड़ लेते हैं और अच्छी चीजों को पकड़ने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो बायोप्सी से कैंसर फैलता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट बायोप्सी के बिना आप डायग्नोसिस बना ही नहीं सकते। रेडियोलॉजिकल जितनी भी आप इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, क्लिनिकल हम एग्जामिनेशन करते हैं, वो हमेशा सजेस्टिव होती हैं कि ये बीमारी हो सकती है। कंफर्मेटरी जो टेस्ट होता है वो बायोप्सी से ही होता है। बायोप्सी आपको बताएगा, कभी कभी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन या क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमें लगता है कि वो कैंसर है, लेकिन जब बायोप्सी करते हैं तो पता चलता है कि वो कुछ और है। इट कुड बी ट्यूबरक्लोसिस, इट कुड बी सम ग्रैनुलोमेटस डिसीज, समथिंग एल्स। ठीक है, और कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, ये तो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कहता है कुछ नहीं है, और जब हम बायोप्सी कराते हैं देन इट टर्न्स आउट टू बी कैंसर। सो बायोप्सी के बिना आप किसी भी चीज का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं बना सकते। सो बायोप्सी इज मैंडेटरी, इट इज रिक्वायर्ड एंड इट इज वेरी वेरी सेफ। वेरी सेफ। एंड उसके ऊपर ही हमारा डिपेंड करता है कि वो ब्रेस्ट कैंसर है, वो किस तरह का कैंसर है। उसमें टारगेटेड थेरेपी काम करेगी या नहीं करेगी, उसमें इम्यूनोथेरेपी काम करेगी या नहीं करेगी, उसमें किस तरह की हमें कीमोथेरेपी देनी चाहिए, उसमें हमें पहले सर्जरी करना है या पहले कीमोथेरेपी देना है। सो ये सब चीजें उस पर डिपेंड करती हैं, जो उसके IHC मार्कर्स होते हैं ब्रेस्ट उसके मार्कर्स के बाद। यस, सो बायोप्सी इज मैंडेटरी एंड इट इज सेफ। ओके। सो डॉक्टर साहब अब बात करते हैं इलाज की। एक बार कैंसर कंफर्म होने के बाद क्या सर्जरी ही इलाज है या हमारे पास कोई ऑप्शन रहता है कि हम ब्रेस्ट को बचा सकें? देखिए, बेसिकली इलाज जो आपने ट्रीटमेंट पार्ट बताया है वो डिपेंड करेगा स्टेजेस के ऊपर। ब्रेस्ट के अगर हम एक लेमैन भाषा में बात करें, एक होता है अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, मतलब जो कि बहुत ही लोकलाइज्ड सीमित सा ब्रेस्ट कैंसर है। एक होता है लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर, वो उस तरह का कैंसर होता है जो कि ब्रेस्ट या एक्जिला में ही है, किसी और बॉडी पार्ट में नहीं गया है, लेकिन वो नॉर्मल जो एक अर्ली स्टेज से एडवांस्ड हो गया है। मान लीजिए बड़े बड़े लिम्फ नोड्स हैं, या जो ट्यूमर का साइज है वो 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है। एंड तीसरी चीज होती है मेटास्टेटिक डिसीज। मेटास्टेटिक डिसीज होती है जो कि कैंसर ब्रेस्ट से कहीं और चला गया है। मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा, जो एक्जिला है जिसको हम बगल कहते हैं, उसको हम ब्रेस्ट का ही पार्ट मान के चल रहे हैं। okay. अगर बीमारी ब्रेस्ट में है या एक्जिला में है तो उसको हम लोकलाइज्ड डिसीज से कहते हैं। सो बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं कि स्टेज क्या है कैंसर का। सर्जरी, यस, सर्जरी आज की डेट में सर्जरी को रिप्लेस आप नहीं कर सकते हैं, पर सर्जरी कब होगी, पहले कीमोथेरेपी दिया जाएगा या पहले सर्जरी होगा या रेडिएशन होगा, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि कैंसर का स्टेज क्या है और उसका हिस्टोलॉजी मार्कर्स कैसे हैं। इसके अंदर IHC, जो कि ज्यादातर लेमैन लोगों को नहीं पता होगा, इनफैक्ट ऑफ कोर्स ये नहीं पता होता, ये थोड़ा सा एडवांस चीजें चली जाती हैं, लेकिन जो बायोकेमिस्ट्री होती है ट्यूमर की, उस पर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह की ट्रीटमेंट देना है। मोटा मोटा ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन एंड एडवांस थेरेपी लाइक टारगेटेड एंड इम्यूनोथेरेपी। ओके। सो यूजली या तो कीमोथेरेपी पहले दिया जाएगा, देन ऑपरेट किया जाएगा, या ऑपरेट किया जाएगा देन कीमोथेरेपी दिया जाएगा, एंड उसके बाद रेडिएशन प्लस माइनस की हमने किस तरह की सर्जरी की है, किस तरह का स्टेज था, किस तरह की हिस्टोलॉजी थी, तो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे आपने बताया कीमोथेरेपी, अक्सर जो लेडीज़ हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी का एक सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट रहता है हेयर लॉस, और एक फीमेल के लिए उसके हेयर लॉस का मतलब वो चीज़ से वो बहुत
नो, मतलब आई एब्सोल्युटली एग्री। तो और उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या सच में कीमोथेरेपी से इतना ज़्यादा हेयर लॉस हो सकता है? देखिए, इन जनरली अगर हम देखें तो आप फीमेल्स की बात कर रहे हैं, आई टेल यू अबाउट मेल्स ऑल्सो कि अगर कोई बीमारी नहीं भी होती, इन जनरल एलोपेशिया होता है, मेल्स कितने कंसर्निंग हो जाते कंसर्निंग हैं। होते हैं। यू नो, फीमेल्स का तो बात ही अलग हो जाती है, बिकॉज जो हेयर्स हैं बेसिकली उनके सब मोरल जो उनका है उस मोराल के साथ बेसिकली वो बंधा रहता है, एंड दे आर वेरी, फीमेल्स के साथ फीमेल्स एंड हेयर्स दे गो टुगेदर, राइट? टुगेदर, मेल्स तो राइट। मेल्स यू कैन सी बाल्ड मेल्स, बट फीमेल्स के साथ ऑफ कोर्स एक कैंसर एंड ऊपर से कीमोथेरेपी एंड उसके साइड इफेक्ट्स, ये दोनों चीजें पेशेंट के ऊपर मेंटली बहुत हेविली अफेक्ट करती हैं। आई टोटली एग्री, बट इस चीज के लिए बिल्कुल आई टेल यू कि अगर बाल झड़ रहे हैं तो वो एक अच्छी बात है। ओके। इसका मतलब है कीमोथेरेपी काम कर रही काम है। कर रही है। हमें वही चाहिए कि कीमोथेरेपी काम करे। जो भी हमारी बॉडी में फास्ट ग्रोइंग सेल्स होते हैं, कीमोथेरेपी उन सेल्स को मारती है। ट्यूमर के साथ साथ हमारी बॉडी में जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ओरल म्यूकोजा के अंदर, पेशेंट्स को अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं, पेशेंट्स के बाल झड़ते हैं, बट दैट दीज ऑल आर टेम्पररी थिंग्स। एंड जैसे ही कीमोथेरेपी खत्म होती है, इन ए मंथ और 2 months, जो ग्रोथ है वो नॉर्मल एंड रेगुलर ग्रोथ हो जाती है। सो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट एक हम लोगों ने एक ये मूवमेंट भी स्टार्ट किया था, जो फीमेल पेशेंट्स हैं जो जिनको कीमोथेरेपी चलती है उनके लिए हेयर डोनेशन के लिए करके, एंड वी स्टार्टेड मेकिंग द विग्स फॉर देम। एंड पेशेंट्स ने अपने आप ये करना शुरू किया था कि जैसे ही कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई है उन्होंने अपना कंप्लीट हेयर शेव करवा लिया सर। कंप्लीट शेव करवाने से क्या होता है ना, यू आर मेंटली सेटिस्फाई कि मैंने खुद करवाया है, एंड देन दे यू वॉन्ट फेस दैट थिंग ना कि वो स्लोली बाल झड़ रहे हैं, राइट? एंड फॉर दैट पीरियड दे यूज विग, ओके। है ना। एंड देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कीमोथेरेपी, आफ्टर 2 or 3 months एट मैक्स, दे हैव देयर नॉर्मल हेयर विद नॉर्मल टेक्सचर, नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल लेंथ। चलिए, तो अच्छी बात है डॉक्टर साहब। सो डॉक्टर साहब, अगर आपके पास कोई पेशेंट स्टेज 3 और स्टेज 4 में आता है तो क्या उम्मीद ख़त्म है या कुछ और हो सकता है? नहीं मैम, कहा गया है कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, तो ये तो हम तो बहुत ही मामूली लोग हो गए। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेज 3, आई वुड से स्टेज 3 इज लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर और OMBC, जिसको कहते हैं ओलिगोमेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर। उसका मतलब होता है कि वो जो ट्यूमर है वो सिर्फ एक जगह पे या 2 जगह पे ही फैला है ब्रेस्ट के बाहर। आप तो भी उसको क्योरेटिव इंटेंशन से बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। ओके। सपोज कीजिए कि ब्रेस्ट में कैंसर है और लीवर के अंदर एक 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की गांठ चली गई है, सो हम लीवर उसको भी ट्रीट कर सकते हैं, नॉट विद द पैलिएटिव इंटेंशन। पैलिएटिव इंटेंशन का मतलब होता है कि हम बीमारी को क्योर नहीं कर सकते, हम बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम क्योरेटिव इंटेंट से भी ट्रीट कर सकते हैं, एंड हम लोग करते हैं। एक होता है ऑब्वियस M1, ऑब्वियस M1 का जिसमें कि 3 या 3 से ज्यादा ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाएं, उसके अंदर भी विद एडवांस्ड कीमोथेरेपी, with advanced immunotherapy, targeted therapy, and there are a lot of drugs which are coming nowadays, जिनके ऊपर ट्रायल्स चल रहे हैं। उन जो बीमारी है उसको हम बहुत अच्छे से बहुत लंबे टाइम के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट वी हैव पेशेंट्स इन आवर फॉलोअप जिनको 15 years 20 years से जो कि स्टेज 3 स्टेज 4 कैंसर है, एंड दे आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वो बिल्कुल अपनी लाइफ में नॉर्मल लाइफ अपना जी रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, रेगुलर फॉलोअप करवाते हैं, और बिल्कुल दे आर हैविंग देयर नॉर्मल लाइफ। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर स्टेज 3 या 4 कैंसर हो गया है सो उम्मीद खत्म हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके। डॉक्टर साहब, आजकल सोशल मीडिया पे लाइक व्हाट्सएप वगैरह पे बहुत मैसेजेस आते हैं इस तरीके से कि आप ब्लैक इनर्स को यूज़ करो, ब्लैक जो इन गारमेंट्स हैं उनको यूज़ करने से या कुछ डिओड्रेंट्स को यूज़ करने से कैंसर हो जाता है, तो क्या इसमें कोई सच्चाई है? मैम एक्चुअली ओके, ये तो पूछते हुए लग रहा है फर्स्ट टाइम, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। आई हर्ड कि लोग पूछते थे कि परफ्यूम या डिओ से ऐसा कुछ होता है। सो डिओ या परफ्यूम से आपको एलर्जी हो सकती है, कैंसर नहीं होगा, राइट? एंड इफ यू वियर एनी काइंड ऑफ अंडरगारमेंट इट डजंट कॉज कैंसर। इनफैक्ट हम जो अंडरगारमेंट्स हैं, एंड स्पेसिफिकली
जो यंग पेशेंट्स हैं, यंग फीमेल्स हैं, जिनको कि कैंसरस नहीं नॉन कैंसरस गांठें हैं ब्रेस्ट में, उनको हम प्रमोट करते हैं कि वो जो है अंदर से अंडरगारमेंट्स पहने, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर लोग बहुत कम, कुछ ऐसी पॉपुलेशन है जो कि अंडरगारमेंट्स पहनना अभी वो नहीं करते हैं। सो हम लोग उनको भी प्रमोट करते हैं कि यू शुड वियर अंडरगारमेंट्स, जिसकी वजह से जो मेस्टेल्जिया या और बीमारियां हैं वो कम होती हैं। कैंसर का और अंडरगारमेंट्स का पहनने से कोई भी संबंध नहीं है। या किसी और लाइफस्टाइल या डाइट का कोई रोल? एब्सोल्युटली। डाइट का और लाइफस्टाइल का मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि हमने वेस्टर्नाइजेशन की वजह से ये हुआ है। सो जो एक कैंसर होता है उसको खाना कहाँ से आता है? फैट से। सो अगर आपकी बॉडी में फैट ज्यादा होगा तो कैंसर को खाना ज्यादा मिलेगा। सो उसके फैलने के, उसके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विद इंक्रीज इन वेट ये देखा गया है चांसेस जो है ब्रेस्ट कैंसर के वो बढ़ जाते हैं। उसके साथ अगर हमारा लाइफस्टाइल बहुत सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, वी आर हैविंग लॉट ऑफ जंक फूड्स, अनहेल्दी मील्स, सो उन चीज़ों, वो चीज़ें भी इस चीज़ को प्रमोट करती हैं, ब्रेस्ट कैंसर को प्रमोट करती हैं। सो हेल्दी लाइफस्टाइल, बैलेंस्ड मील्स एंड वेट रिडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। आप किसी भी चीज़ को 0% नहीं कर सकते, लेकिन अब इन चीज़ों से आप उनको मिनिमम लेवल पे ला सकते हैं चांसेस। डॉक्टर साहब, आज आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी। जाते जाते आप अगर हमारे लिसनर्स को कुछ और मैसेज देना चाहें रिलेटेड टू दिस टॉपिक। जिसके कहा जाता है कि ए लिविंग प्रॉब्लम इज ऑलवेज बेटर देन ए डेड सोल्यूशन। सो वी वांट कि हमारे पेशेंट्स को, अगर हमारे पास कोई पेशेंट है जिसको कि ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत है, सो हम चाहेंगे कि वो हमेशा के लिए हमारे साथ लिविंग प्रॉब्लम बन के रहे, हमारी ओपीडीज में आए, हमें परेशान करते रहें, बजाय कि एक डेड सॉल्यूशन को ढूंढने की बजाय। ब्रेस्ट कैंसर आज की डेट में बहुत कॉमन है एंड इट इज इन बोथ मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। तो मेल्स को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, दे शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ दिस। इनफैक्ट मैंने मुंबई में एक कैंप भी किया था फॉर मेल्स स्पेसिफिकली, उनको बताने के लिए, क्योंकि मेल्स जब आते हैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ, सो वो बहुत एडवांस स्टेज में आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। सो मेल्स को और फीमेल्स को, ऑफ कोर्स फीमेल्स में इट इज वे मोर कॉमन एज कंपेयर टू मेल्स, बट मेल एंड फीमेल दोनों को ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर आज बहुत तेजी से इंडिया के अंदर फैल रहा है, लेकिन अवेयरनेस हमारे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से और अर्ली डिटेक्शन से हम इसको 100%, आई वोंट से 100%, बट येस वी कैन ट्रीट मैक्सिमम पेशेंट्स एंड जिनका सर्वाइवल मोर देन 95 to 97% होता है। देयर आर सिंपल ट्रीटमेंट्स, सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। इनिशियली जो पेशेंट को पूरा ट्रीटमेंट लेना होता है, कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, थोड़ा सा फॉर द टाइमिंग पेशेंट को सफ़र करना पड़ता है, लेकिन पेशेंट उससे बड़ी ही अच्छी तरह से बाहर निकल के आते हैं एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रीटमेंट वो बिल्कुल एक नॉर्मल, हेल्दी और फुल लाइफ अपना जीते हैं। सो अगर आपको या आपके रिश्तेदार को या आपके पड़ोस में किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर है, उन घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर के पास जाएं, एडवाइस लीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए एंड यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन, फिट एंड फाइन। आई एम गिविंग दिस गारंटी। अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट लेंगे आप बिल्कुल ठीक होके जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। तो आज हमने बहुत कुछ सुना, कुछ बातें चौंकाने वाली थी, कुछ सुकून देने वाली, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये थी कि ब्रेस्ट कैंसर कोई अंत नहीं है। इलाज से पहले जागरूकता ही सबसे बड़ा इलाज है। आज मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।